गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी बाइट्स। इससे पहले हम लोगों ने इकोनॉमी को कवर किया था, करंट अफेयर्स उसके कवर किए थे, बट ड्यू टू सम टेक्निकल एरर उसे दो पार्ट में करना पड़ा मुझे करंट अफेयर्स का। सो बेयर विथ मी एंड हैव पेशेंस एंड वॉच वीडियो टू आल्सो, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री विच इज द प्रायोरिटी एरिया फॉर द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ठीक है, तो अभी हम बिहार स्पेसिफिक कुछ करंट अफेयर्स करने वाले हैं। पता नहीं ये कितना रेलेवेंट है पढ़ाना, ये नहीं मालूम, बट ये ना आपके आंसर्स में वैल्यू एडिशन जरूर करेगा। जब भी आप कुछ भी आंसर लिख रहे हो, तो ये जो डेटा फैक्ट्स आप यहाँ पे पढ़ोगे या कोई भी इनिशिएटिव पढ़ोगे, अगर वो आपके आंसर्स में जाती है, कहीं ना कहीं थोड़ा बिहार पर्सपेक्टिव आप ऐड करते हो, तो वो आपको एक एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करेगी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन आवर क्लास एंड लेट्स बिगिन बिहार करंट अफेयर्स जो कि रेलेवेंट थी। ठीक है, ये मैंने 7 निश्चय आपको दे दिया है, एक बार आप पढ़ लेना कि क्या डिफरेंस है और कितने फंड्स एलोकेट हुए हैं, जस्ट फॉर योर नॉलेज, ताकि आप अपने आंसर्स को एनरिच कर पाओ। ठीक है, ऐसे ही आप सेंसस 2011 पढ़ लेना। नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे जो है 5, वो भी आप पढ़ सकते हो। फॉर लाइक गवर्नेंस के जो पर्सपेक्टिव है, हेल्थ एजुकेशन, उसके बारे में ना आप वो भी पढ़ सकते हो। मैं आपको एक पीडीएफ शेयर कर दूंगी, ठीक है, जो कि बिहार का नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 5 के बारे में बात करता है। प्लस मैंने उससे रेड पेन से ना उसके बगल में इंडिया का ट्रेंड्स लिखा है। ठीक है, तो आप ये दोनों डिफरेंशिएट कर लेना। ठीक है, तो लेट्स बिगिन आवर क्लास। देखिए, स्पेशल स्टेटस ना मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर में, इसीलिए मैं फिर से इसे दोबारा करने नहीं जा रही हूँ, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, लोगों को लग रहा था अरे कास्ट बेस्ड सेंसस के बारे में कैसे पूछ सकता है, बट उन्होंने 69th में पूछ लिया था, क्योंकि वो सोच रहे थे कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, बट फिर भी देयर वाज सम मतलब पॉलिटी रिलेटेड था उसमें, बिकॉज दे हैड दैट पावर ऑफ सर्वे। ठीक है, आर्टिकल 340 उन्हें एम्पावर करता है, ना कि मतलब सेंसस क्रिएट करने के लिए, सर्वे क्रिएट करने के लिए। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द कास्ट सर्वे, उसको सेंसस नहीं। और अभी शायद रिसेंटली कर्नाटका ने भी ये काम किया है। ठीक है, कास्ट सर्वे किया है। तो ये स्पेशल स्टेटस ऑलरेडी आपको ऑन एंड ऑफन पता है कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार जो है ऑलरेडी प्रेस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वी शुड बी गिवन स्पेशल स्टेटस, बट द पॉइंट इज कि वो डिनाई कर दिया गया। दो वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद द एक्स्ट्रा फंड इन द बजट, लाइक 57,000 करोड़ जो था हमें एलोकेट हुई है, या मखाना बोर्ड जो सेटअप हो रहा है, जो एक्सप्रेसवे की बात की गई है, वो सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, बट हमें स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं मिला है। ठीक है, फिर उसके बाद है हुच ट्रेजेडी। ये हुच ट्रेजेडी कब हुई थी? अक्टूबर में हुआ था, जब बहुत सारे लोग ना इलिसिट लिकर पीने से मर गए थे। ये भी मैंने ऑलरेडी करंट अफेयर्स में वन करंट वन स्टैटिक जब मैं ये सीरीज चला रही थी, तब मैंने ये कवर कर दिया है, तो आप इसको एक बार पढ़ लेना कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद ये इसीलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है ना, हुच ट्रेजेडी जो लिकर बैन है ना, कर्पूरी ठाकुर को कहीं ना कहीं हम मैंने उन्हें भी कवर किया है अपने करंट अफेयर्स में, तो उन्हें मिला है भारत रत्न। ठीक है, 2024 में। तो ही वाज द मतलब पहला जो सीएम थे जिन्होंने इसे कंप्लीट बैन किया था, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं बिहार फोर्थ कृषि रोड मैप जो है, ये 2023 या 28 की बात है। जब भी आप एग्रीकल्चर की बात लिख रहे हो या डेवलपमेंट की बात लिख रहे हो, तो आप इसे हमेशा कोट कर सकते हो। तो देखिए, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं कि पहला कब लॉन्च हुआ था। पहला 2008-12 में हुआ था, और इसे सीएम नीतीश कुमार ने ही लॉन्च किया था। फिर दूसरा था हमारा 12 से 17, प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी थे उस समय हमारे, उन्होंने ये लॉन्च किया था। तीसरा जो था 17 से 22 से, ये हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने किया था। एंड जो फोर्थ है, जो अभी लेटेस्ट है 2023 से 28, ये श्रीमती मतलब जो हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, वो इसको इनागोरेट की है। कम से कम इसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 1,60,000 के करीब, मतलब 62,000 के करीब, मैं बिहार कृषि मैप मतलब कृषि जो रोड मैप है उसको फ्रक्टिफाई करने के लिए इतना हम लोग थ्रू आउट द ईयर, मतलब जो भी ये 5 सालों में है, हम इतना इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 18 अक्टूबर 2023 को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें बापू ऑडिटोरियम जो है सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर पे इन्हें इनागुरेट किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम ने भी पहले कहा था कि जो एग्रीकल्चर है ना, वो कोर कॉम्पिटेंस ऑफ बिहार है। ठीक है, हम आगे भी देखेंगे कि एक नोबेल लॉरेट है, उन्होंने कहा था कि जो कृषि ऑफ नालंदा है, जो फार्मर्स ऑफ नालंदा है, दे आर ग्रेटर देन साइंटिस्ट। तो ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली ये हमारे एग्रीकल्चर मैप का? आपको पता है 88% जो है जो
पॉपुलेशन है बिहार की वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, ये सेंसस 2011 कहती है, ठीक है। तो इसका फूड सिक्योरिटी होगा, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, कन्वर्जन विद डिफरेंट डिपार्टमेंट होगा, फॉर्मिंग फार्मर ग्रुप होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है मैक्सिमम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, मेजरिंग एग्रीकल्चर डैमेज है, जो डैमेज है उसे कम करेंगे। फिर डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर एरिया, ताल है, दरिया है, चौवर है, हमारा एक चौवर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है जो कि हेल्प करता है हमारे इरिगेशन फैसिलिटी में, आप वो एग्रीकल्चर वाले में डाल दो। तो ये जो मैंने स्वॉट एनालिसिस यहाँ डाला है ना, ये आप जाओगे बिहार की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री पे, उन्होंने ऐसे ही दे रखा है, ठीक है। इसीलिए मैंने भी आंसर को ऐसे ही प्रेजेंट किया कि व्हाट आर द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेसेस। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है, डू स्वॉट एनालिसिस ऑफ एग्री रोड मैप, फोर्थ एग्री रोड मैप जो भी है आपका, उसका आप स्वॉट एनालिसिस करो। तो आप ऐसे अचंभित मत हो जाना, क्योंकि ये ऑलरेडी उनके साइट पे दिया हुआ है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साइट पे दिया हुआ है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ क्या-क्या है? तो ये कहते हैं कि हमारे जो एग्रीकल्चर का है, जो फर्टाइल सॉइल है, आपको पता है बिहार जो है ये गंगा से ड्रेन होती है, फिर उसकी काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज़ है जो ड्रेन करती है, एंड वो अलुवियल सॉइल आती है, न्यू अलुवियल प्लस ओल्ड अलुवियल सॉइल, जो कि हमारे बिहार को काफ़ी फर्टाइल बनाती है, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज़ भी अबंडेंट है हमारे, क्योंकि गंगा जाती है। अगर नॉर्दर्न साइड देखें तो बहुत सारी नदियाँ हैं, इवन साउथ से भी कुछ-कुछ है, कर्मनासा है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, ठीक है। सुटेबल एग्रो क्लाइमेट है, 3 सीज़न है, हम सीडब्ल्यूजी में के कोपेन जो एनालिसिस है कोपेन का जो है उसमें सीडब्ल्यूजी में फॉल करते हैं। हार्ड वर्किंग फार्मर्स है, ये एक्चुअली वहाँ पॉइंटर था इसीलिए मैंने भी लिख दिया। प्रायोरिटी ऑफ एग्री सेक्टर जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है गवर्नमेंट। एग्री रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर्स भी हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन टिल पंचायत भी है। रिच एग्रीकल्चर हेरिटेज है, जैसे लीची है, जर्दालू आम है, जीआई टैग मिला हुआ है, मगधी पान है, फिर उसके बाद हमारा मखाना है। तो ये हमारे स्ट्रेंथ हो गए। वीकनेसेस क्या-क्या हैं? देखिए, ये भी वही 10th एग्री सेंसस को कोट करते हैं, बोलते हैं स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग है आफ्टर यूपी है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरेज फैसिलिटी एंड प्रोसेस। स्टोरेज का मैंने बोला था बजट की वन ऑफ द प्रायोरिटी हाइलाइट्स है कि वो हर ब्लॉक पे सब डिवीजन लेवल पे एक कोल्ड स्टोरेज डेवलप करेंगे। लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, चूंकि ये स्मॉल एंड मार्जिनल है तो इनके पास उतना इनपुट या कैपिटल नहीं होता कि वो मॉडर्न मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हायर कर सके। प्रोडक्टिविटी लोअर दैन द पोटेंशियल है, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिशनल आप यूज करोगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी लूज ही होगी। क्रॉपिंग सिस्टम जो है ओनली 2 है, राइस एंड व्हीट है, हम ज़्यादा फोकस नहीं करते। देखिए, कहीं न कहीं देखिए एमएसपी 2 बिहार में नहीं उतना प्रचलन में है, बट जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो ये 2 जो वैरायटी है ना, उन्हें ही ये कर दिया। हम डाइवर्सिफिकेशन में भूल गए कि मिलेट्स भी होते हैं जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, ठीक है। स्वॉट फिर अपॉर्च्युनिटीज़ क्या-क्या है? टेकिंग एग्रीकल्चर हेरिटेज टू द ग्लोबल लेवल है, चाहे मखाना हुआ, हमारा लीची हुआ, जर्दालू आम हुआ, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है ना वो काफ़ी है। नालंदा आपको पता है इसमें वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग ये है। लीची में आप देखो तो हमारा वहाँ मुज़फ्फरपुर है, वो ज़्यादा फ़ेमस है। आपने सॉइल में पढ़ा था कि कहाँ होता है लीची? लीची होता है डोमैट सॉइल में, ठीक है? मुज़फ्फरपुर सिवान वगैरह साइड में, ठीक है? ऑर्गनाइज़ स्मॉल फार्मर्स इंटू इकोनॉमिक यूनिट। स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स है ना, उनको इकोनॉमिक यूनिट में फ़ॉर्म कीजिए और उनको एक साथ ऑन बोर्ड लाइए, एंड इन्हें क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर में पुट इन कीजिए कि आप अगर लार्ज स्केल पे ये करोगे तो आपको ये बेनिफिट होगा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? एग्रीकल्चर इनपुट एंड मार्केटिंग डिजिटल टूल भी उन्हें प्रदान किया जाएगा, ठीक है। थ्रेट क्या-क्या है? क्लाइमेट चेंज है, फ्लड है, आपको पता है नॉर्थ ऑफ बिहार जो है वो ऑलरेडी फ्लड प्रोन है। कोसी जो है आपका सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है, ठीक है। पूर्णिया, सहरसा, सुपौल ये जो एरिया है वो काफ़ी ही फ्लड प्रोन रहता है। ड्रॉट भी आप देखो, सदर्न जो पार्ट है आपको पता है औरंगाबाद में या गया में सबसे लोएस्ट रेनफॉल होती है। तो ये जो ड्रॉट प्रोन एरिया है, फिर मानसून भी बड़ा ही इरैटिक होती है, कभी ज़्यादा कभी कम ड्यू टू क्लाइमेट चेंज होती है। टर्मिनल हीट स्ट्रेस होती है। टर्मिनल हीट स्ट्रेस जनरली वीट के पर्सपेक्टिव में देखा जाता है कि क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो कहीं न कहीं ये जो प्लांट्स हैं, ये टर्मिनल हीट स्ट्रेस सफ़र करते हैं। देखिए, फिर उसके बाद अचीवमेंट्स क्या-क्या हुआ? आपसे ये भी पूछ सकता है कि एग्री रोड मैप आया है तो उसने क्या-क्या अचीव किया? अगर देखा जाए तो नालंदा लेफ्ट चाइना बिहाइंड इन पैडी पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है। 2008 से 12 में देखें तो हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ी है। अगर हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी देखें तो 144 परसेंट है। फूड प्रोडक्शन देखें 2.5 टाइम परसेंट इंक्रीज़ हुई है। कृषि कर्मण अवार्ड हमें मिला है राइस, व्हीट, मेज़ में। मखाना जो है 80% एक्सपोर्ट होता है। एनिमल हॉस्पिटल जो है 8 से 10 पंचायत में 1 अवेलेबल है, ठीक है? फिर कंक्लूजन में यही लिखेंगे कि प्रेसिडेंट कोटेड दैट द नोबेल प्राइज़ विनर जोसेफ ई. स्टिल्गिट्ज़ ने कहा है फार्मर ऑफ नालंदा आर ग्रेटर दैन साइंटिस्ट बिकॉज़ दे आर द बैकबोन ऑफ द
एग्रीकल्चर। कहीं न कहीं हमारी जो इकोनॉमी है, बिहार की जो इकोनॉमी है, वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, इसीलिए वो बैकबोन है एंड एग्री जो रोड मैप है, आपकी कृषि जो रोड मैप है, वो हमें मतलब विकसित बिहार की भी बात कर सकते हैं हम, विकसित बिहार की के रोड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिहार आईटी पॉलिसी ना ये 2024 में आई है। अब देखिए चूँकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 आ रही है, सब ऑन बोर्ड होते जा रहे हैं। अगर साउथ के स्टेट्स को देखें तो बिहार भी क्यों ही पीछे रहे? बिकॉज़ बिहार को भी आगे बढ़ना है, इसीलिए उसी संदर्भ में हमारी बिहार आईटी पॉलिसी 2024 आई थी। बिहार है तैयार, इसकी जैसे हमारा टूरिज़्म का है ना ब्लिसफुल बिहार, वैसे ही इनका है बिहार है तैयार। तो ये भी मैं उनके साइट पे गई थी। आप उनके साइट पे जाओगे ना तो आपको क्या बोलते हैं यही 2 चीज़ दिखेगी आईटी, आईटी एनेबल सर्विसेज़ है, ये 2 फोकस एरिया है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग है एंड क्या फैक्टर्स उनको फ़ेवर करता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे दी गई है, ठीक है? अगर आईटी एनेबल्ड के लिए तो एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी उन्होंने खोला है, ठीक है? इंटरनेट कनेक्टिविटी उन्होंने 98% पंचायत में पहुँचा दिया है, इंजीनियरिंग कॉलेज है 38, पॉलिटेक्निक्स है हमारे 46 तो ये कहीं न कहीं बिहार का इंटेंशन दिखाता है कि वी शुड नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड इन आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है? तो अगर आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज की बात करते हैं तो क्या-क्या सर्विस है? नॉलेज एज़ अ नॉलेज प्रोसेसिंग यूनिट है, बिज़नेस प्रोसेसिंग यूनिट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, बिग डेटा एनालिटिक्स है, पीसी गेमिंग है, एनिमेशन है, विजुअल एंड वीएफएक्स है, ठीक है? फिर उसके बाद है आपका लर्निंग हो गया, ठीक है? वर्चुअल लर्निंग हो गया। फिर फैक्टर्स क्या-क्या फ़ेवर करता है? कनेक्टिविटी है, देखिए पटना है पटना जो है आपका सब चीज़ जैसे पटना है, बिहटा है, ये सब काफ़ी कनेक्टिविटी, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी काफ़ी कम ही है अगर बिग मेट्रोपॉलिटन से आप कंपेयर करने जाओ। लीज़र वाले हैं, मल्टीप्लेक्स मॉल है, होटल है। अच्छा ये इसलिए बात कर रहे हैं ना क्योंकि जब हम यहाँ पे गेमिंग वगैरह की बात करते हैं, वर्चुअल या वीएफएक्स की बात करते हैं, तब ये सब बहुत ही काम आते हैं। ये इकोनॉमिक ज़ोन बनाते हैं। अगर आप बड़े-बड़े मॉल में जाओ, अगर कोई बड़े मॉल में जाओ, तो वहाँ पे एक गेमिंग ज़ोन होती है, तो वो बच्चों के लिए काफ़ी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है। तो दैट आल्सो क्रिएट्स अ रेवेन्यू, ठीक है? लार्ज पूल ऑफ आईटी प्रोफेशनल हु आर विलिंग टू रिलोकेट इन इंडिया आपको पता है कि बिहार जो है काफी इंटेलिजेंट लोग यहाँ पे जन्मते हैं बाहर भी जाते हैं अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं तो कुछ लोग हैं जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वापस बिहार को इसीलिए आईटी पूल भी है हमारे पास फिर उसके बाद आईटी टावर एंड पार्क भी हम लोगों ने बनाया आईटी टावर नियर दरभंगा एंड गर्दनी बाग जो है बिहटा एंड राजगीर ये प्लान हो रही है कि हम यहाँ पे बनाएंगे स्कूल एंड हेल्थ केयर भी हमारा इंप्रूव हुआ है आपको पता है एम्स है पीएमसीएच को अभी रीडेवलप किया जा रहा है एशिया का लार्जेस्ट हॉस्पिटल बनाने की बात हो रही है ठीक है फिर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है 98% जो है भारत नेट के थ्रू हमने कनेक्टिविटी दे दिया है ठीक है फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग आपको पता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज है जो बहुत ही क्रूशियल बन रहे हैं ठीक है तो चिप मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन के लिए सेमीकंडक्टर के लिए सर्वर एंड स्टोरेज डिवाइस के लिए कम्युनिकेशन नेटवर्किंग के लिए एलईडी के लिए ई वेस्ट रिसाइकलिंग के लिए सो ये सारे एरिया हैं अगर आपको सारे भी नहीं लिखने आप 5-6 भी लिख पाओ तो इट इज मोर देन इनफ ठीक है तो फेवरिंग क्या है पावर सरप्लस है देखिए हम पावर ज्यादा जनरेट कर रहे हैं 7000 मेगावाट होता है जिससे क्या होता है कि हमारा पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है रिच वाटर टेबल है क्योंकि हमको पता है कि हम पेरिनियल लिवर के पास है गंगा इज अ पेरिनियल लिवर चीप लैंड एंड लेबर है हाई कंज्यूमर बेस है क्योंकि सेकंड हम लोग पॉपुलस हैं आफ्टर महाराष्ट्र आइडियल लोकेशन फॉर ईएसडीएम क्योंकि आईएमसी जो है इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है गया में है सॉरी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर गया में हो गया है और एक अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे भी हम लोग कहीं ना कहीं लाई करते हैं इसलिए आइडियल लोकेशन हो गया ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी हमें हेल्प करेगा रोड एंड इनलैंड कनेक्टिविटी अभी आपको पता है बिहटा ड्राई पोर्ट जो है उसका इनागोरेशन किया गया है ठीक है फीचर्स क्या-क्या है? फिस्कल इंसेंटिव दिया जाएगा, सब्सिडी 30% दिया जाएगा, कैपिटल अप टू 30 करोड़ भी लेंड किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी है, लैंड प्रोविजन है अंडर बीडा जो मैंने बताया था कि 5000 एकड़ का ये लैंड पार्सल क्रिएट कर रहा है फॉर दिस इंडस्ट्रीज आल्सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होगा ही हमारा ऑब्वियस सी बात है जब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिलेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी कस्टमाइज पैकेज है इसमें ये चीज है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो है 100 करोड़ से ज्यादा है और आप 1000 से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहे हैं तो आपके लिए पैकेज को ना कस्टमाइज भी किया जा सकता है सब्सिडीज वगैरह जो है फिर पॉलिसी ड्यूरेशन जो है 9 जनवरी 2024 से 8 दिसंबर 2029 तक है इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेगा स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हेल्प करेगा ठीक है तो ये सारी चीजें हैं की फोकस एरिया आईटी पॉलिसी का दो है आईटी आईटी एनेबल सर्विसेज एंड ईएसडीएम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चर ठीक है तो ये बेसिकली बातें हो गई अब बिहार बिजनेस कनेक्ट की बहुत ही बातें होती है तो जब भी हम एमएसएमई की बात करते हैं या इंडस्ट्रियल कैसे डेवलप होगा बिहार का या टूरिज्म सेक्टर की ही बात करते हैं तो ये जो टॉपिक है आपका बिहार बिजनेस कनेक्ट आपका ये जरूर आना चाहिए तो दिसंबर 19 एंड 2024 में ये पटना में हुआ था विच प्रेजेंट्स इकोनॉमिक एंड बिजनेस पोटेंशियल ऑफ बिहार टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ऑब्जेक्टिव क्या है? अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट है, फोस्टर एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है? फिर उसके बाद है इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनहांस टूरिज्म है, ठीक है? टूरिज्म भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो आपका कुछ-कुछ चीज़ें देख लो कि क्या-क्या हुआ है, आपका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है? ऑगमेंट इन्वेस्टमेंट है वाया वेरियस एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि सन फार्मा केमिकल है, कमिटेड है 36,000 करोड़ का उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी में कमिट किया है। इकोनॉमिक ग्रोथ है, एग्जीक्यूशन विल लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे अदानी जो है 2500 इन्वेस्ट किया है, अदानी सीमेंट का भी आपका एक ब्रांच खुला है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है आपका एनएचपीसी जो है, देखिए जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो ऑब्वियसली फैक्ट्री सेटअप होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी थाउजेंड्स, एनहांस इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ताज सिटी सेंटर खुला है 500 करोड़ का, मेदांता पटना में खुली है 800 करोड़ का, ठीक है? उसके अलावा भी क्या-क्या है आपको पता है? पेप्सिको प्लांट खोली है एक बेगूसराय में और एक बक्सर में। स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन की बात करते हैं तो वो कुमार बाग वेस्टर्न चंपारण में खुल रहा है एंड नवा नौगाँव जो है वो बक्सर में खुल रहा है। फोकस एरिया क्या-क्या है? देखिए टेक्सटाइल सेक्टर है, लेदर है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, आईटी अनेबल्ड और ईएसडीएम है, बायोफ्यूल है एंड जनरल मैन्युफैक्चरिंग जो है, जनरल मैन्युफैक्चरिंग, तो दीज़ आर द फोकस एरिया ऑफ द आपका बिज़नेस कनेक्ट की बात है। देखिए इन्वेस्टमेंट क्यों लो है बिहार में? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं है। आप ऑन एंड ऑफ़न सुनते होंगे कि जब भी कोई इंडस्ट्री सेटअप की जाती है, तो लोकल जो गूंस होते हैं, उनको काफ़ी हैरास करते हैं एंड गवर्नमेंट से भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता है उन्हें। सिंगल विंडो क्लीयरेंस तो है, बट वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है कि कोई भी एक हैसल फ्री आके अपनी इंडस्ट्री को सेटअप कर ले। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की ज़रूरत है। आपको पता है यहाँ पे करप्शन काफ़ी ज़्यादा है, कुछ भी काम करवाने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। इसीलिए रेड टेपिज्म भी है कि फाइल को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा बाबू को कुछ को पैसे देने पड़ते हैं। कनेक्टिविटी भी कम है। अगर आप अभी देखो तो आपको अगर पटना से अगर देखिए साउथ से आपको अगर नॉर्थ बिहार में जाना है और स्पेसिफिकली सुपौल और उधर किशनगंज तरफ, तो कनेक्टिविटी बहुत ही बुरी है। ट्रेन तो यहाँ से सिंपल देख लो ना कि जो अरवल नई डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुई है, अगर पटना से आप अरवल जाना चाहते हो तो ट्रेन कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ स्टेशन नहीं है, तो कनेक्टिविटी की इश्यू है। पॉलिसी अनसर्टेनिटी भी है, यहाँ पे भी जो पॉलिसी है बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रुएंट नहीं है आपका इंटेंशन के साथ। तो वे फॉरवर्ड क्या है? डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड, क्रिएशन ऑफ लैंड पार्सल ऑफ 500 एकर्स बाय बीडा, इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करे। अभी आप अशोक राजपथ में डबल डेकर जो हमारा पुल बन रहा है या मेट्रो बन रहा है, ठीक है? एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, ठीक है, पटना से पूर्णिया तक जो भी है, ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। लॉ एंड ऑर्डर को और इम्प्रूव और रोबस्ट बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस बढ़ाएँगे, फिर कनेक्टिविटी भी हम बढ़ाएँगे, ठीक है? तो ये सारे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो गए बिज़नेस कनेक्ट से। फिर उसके बाद हमारा आता है बिहार टूरिज़्म एंड मार्केट पॉलिसी। देखिए, जब भी टूरिज़्म पे कोई क्वेश्चन आए ना, ट्राई टू मेक मैप। अब देखो मैं यहाँ पे बिहार का मैप बनाई हूँ और मैंने बता दिया इम्पोर्टेंट, जैसे यहाँ रामायण सर्किट है, यहाँ वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व है, पटना साहिब है पटना में, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बुद्धिस्ट सर्किट है, यहाँ पे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी है, राजगीर जू सफारी है। तो मैंने ऐसे ही करके मैप बना दिया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द क्या बोलते हैं ऑफ बिहार। तो प्रीमियम टूरिस्ट स्पॉट डेवलप करने की बात करती है। देखिए क्योंकि मिनरल्स जो है झारखंड पोस्ट सेपरेशन या जो हम लोग सेपरेट हुए हैं झारखंड से, हमारे पास मिनरल बहुत ही कम आया है। तो हम लोगों को नए-नए एवेन्यूज़ ढूँढने होंगे हाउ टू जनरेट रेवेन्यू फॉर द स्टेट। तो टूरिज्म इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट बिकॉज़ बिहार हैज़ रिच एंड वेरिड कल्चर व्हिच कैन अट्रैक्ट लॉट ऑफ टूरिज्म गिवन द लॉ एंड ऑर्डर आर इन प्लेस। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो गई। ऑब्जेक्टिव आप देख लीजिए सस्टेनेबल टूरिज्म। देखिए टूरिज्म ऐसी भी बात नहीं करते, सस्टेनेबल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। देखिए जब टूरिज्म होती है तो लोकल इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलता है। सपोज़िटली एक मंदिर बनती है या एक बोध गया में ही है, तो एक फूल वाला होगा, एक जो लोकल शॉप है, कुछ आर्टिफैक्ट्स बनाते होंगे, तो उनको काफ़ी मौका मिलता है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है लोकल इकोनॉमी के लिए, ठीक है? की फीचर्स क्या-क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ट्रांसपोर्ट है, अकोमोडेशन है, एमिनिटीज़ है, हेरिटेज प्रमोशन है, ठीक है? नालंदा है आपका, ठीक है? बोध गया है, राजगीर है, भागलपुर है, मधुबनी है, पीपीपी के टर्म्स में मतलब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होगा, मार्केटिंग एंड प्रमोशन होगा। देखिए, बिहार ने ना कुछ-कुछ इनिशिएटिव लिया है। एक तो टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है, ठीक है? मुख्यमंत्री होम स्टे एक उनका प्रोग्राम है। आप अगर टूरिज्म के साइड पे जाओगे ना तो ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। वे साइड एमिनिटीज़ है। देखिए सिर्फ रोड बना देने से नहीं होगा या टूरिस्ट अट्रैक्शन, वहाँ पे एमिनिटीज़ भी प्रोवाइड करने होंगे। आपको होटल प्रोवाइड करने होंगे, आपको रिक्रिएशनल प्लेसेस प्रोवाइड करने होंगे, ठीक है? माई ब्लॉक माई प्राइड इन्होंने इनिशिएटिव्स स्टार्ट किया है कि आप बताइए कि आपके ब्लॉक में क्या ही कल्चरल हेरिटेज है, हम उसको डेवलप करेंगे, ठीक है? पितृ पक्ष पैकेज 2023 है। आपको पता है विष्णु पद होता है, जब पितृ पक्ष होता है तो वहाँ पे देश के सारे लोग यहाँ पे पितृ पक्ष में अपने पिंड दान करने आते हैं अपने जो भी पूर्वज हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है?
फिर उसके बाद है इंसेंटिव फॉर इन्वेस्टर भी है कि कैपिटल सब्सिडी 30% दिया जाएगा, हैसल फ्री प्रोसेस हो जाएगा। रीसेंट डेवलपमेंट क्या-क्या? 4 स्टार होटल एट बक्सर लेमन ट्री आपको मोतिहारी में खोला गया, रिसॉर्ट एट फुलवारी शरीफ किया किया गया। चैलेंजेस क्या-क्या? बॉटलनेक्स क्या-क्या? देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक है। अगर बिहार का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखो तो कनेक्टिविटी ही बहुत कम है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इश्यू ये तो इंडिया का ही प्रॉब्लम है। आप ऑन एंड ऑफन कुछ ना कुछ वीडियो देखते हैं जहाँ पे फॉरेन टूरिस्टर को हैरेस किया जाता है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है। अब आप हिमाचल का देख लो या उत्तराखंड का देख लो, इतना ज़्यादा टूरिज्म का लोड हो गया है शिमला वगैरह पे कि वहाँ पे एनवायरमेंटल मतलब जो एक कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इकोसिस्टम होती है उससे एक्सीड करता है तो ऑब्वियसली वो इको सेंसिटिव जोन होती है। वैसे ही बिहार में भी राजगीर है जहाँ पे हम जू सफारी करते हैं या वाल्मीकि जो सफारी करते हैं। तो वो सारी चीजें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो सकती है, प्लास्टिक पोल्यूशन हो जाता है क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक तो बैन नहीं है। सीजनैलिटी ऑफ द टूरिज्म जैसे पितृपक्ष वगैरह है वहाँ पे बहुत ही इन्फ्लक्स ऑफ या इन्फ्लक्स होता है टूरिज्म का, तो उसे मैनेज करना भी एक बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है, ठीक है? अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडिया का रैंक 39th आता है टूरिज्म डेस्टिनेशन में एंड यूएन वर्ल्ड टूरिज्म रिपोर्ट के हिसाब से 24th पे आता है। इंडिया का भी यही मोटा-मोटी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर इनिशिएटिव की बात करें तो अडॉप्ट द हेरिटेज है, देखो अपना देश है, प्रसाद स्कीम है, रिलीजियस कॉरिडोर है, बिहार में भी हम रिलीजियस कॉरिडोर है, रामायण सर्किट है, बुद्ध सर्किट है, ये सारी चीजें डेवलप कर रहे हैं, ठीक है? यूज ऑफ एआई एंड ड्रोन कुंभ मेला इसका बहुत ही बड़ा एग्जांपल है कि कैसे एआई को आप यूज करके आप एक अच्छा बहुत बड़ा मतलब सोचो करोड़ों-करोड़ों लोग आए थे वहां पे तो उसे अच्छे से हैंडल कर लिया गया था। इको टूरिज्म को हम फोस्टर करें, ठीक है? लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव करें, सिक्योरिटी को एनहांस करें, हम फ्लाइंग स्क्वाड छोड़ सकते हैं जो कि टूरिस्ट को हेल्प करेंगे जैसे और कॉल सेंटर्स को या हेल्प सेंटर को ओपन करें, ठीक है? तो ये हो गया। ठीक है, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इन बिहार देखिए रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हम लोग इट वाज़ द पार्ट ऑफ द पॉलिटी जो हम कर रहे थे कि हाँ, वो अफ़र्मेटिव क्या बोलते हैं जो रीज़नल है आर्टिकुलेट करते हैं रीजनल डिमांड को, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ आएगी। बस यहाँ पे जब बिहार स्पेसिफिक पूछेगा ना, तो आपको यहाँ पे पार्टीज़ के नेम लेने पड़ेंगे, जैसे आरजेडी है, जेडीयू है, हम है या लोजपा है, इनका आपको नाम मेंशन करेगा। बाकी पॉइंटर्स वही सेम रहेंगे। जैसे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की बात करते हैं, रोल क्या-क्या हो सकता है? तो आरजेडी को वॉइस हमेशा बैकवर्ड क्लासेस एंड दलित की बात की जाती है। रीजनल आइडेंटिटी की बात करते हैं, जैसे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, तो रीजनल आइडेंटिटी एंड ऑटोनॉमी की बात है। बिहार स्पेशल स्टेटस की बात करता है, ठीक है? अलायंस बिल्डिंग एंड कोएलिशन पॉलिटिक्स कभी आरजेडी जेडीयू का अलायंस होता है, कभी जेडीयू बीजेपी का अलायंस होता है, कभी आरजेडी कांग्रेस का अलायंस होता है। तो वो सारी चीज़ें कि एन्श्योर करती है कि स्टेबल गवर्नमेंट रहे। फोकस ऑन रूरल डेवलपमेंट है बिकॉज़ आपको पता है कि रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसीलिए आपको पता है कि सेकंड लार्जेस्ट जो एलोकेशन है बजट में कहीं न कहीं अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने रूरल डेवलपमेंट को ही दिया दैट इज़ 6% ऑफ द बजट। कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन है। अब देखिए आरजेडी को कहा जाता है वो मुस्लिम एंड यादव वोट्स को मोबिलाइज करता है। बीजेपी अगर देखा जाए तो अपर कास्ट एंड ओबीसी को काफ़ी मोबिलाइज़ करता है। तो इसके कुछ पॉज़िटिव भी हैं, इसके कुछ नेगेटिव भी है। पॉज़िटिव तो आपको पता है कि जो लोकल डिमांड्स है वो मीट होंगे, पॉलिसी इनिशिएटिव होगी, ठीक है? फिर उसके बाद स्ट्रेंथन फेडरलिज्म है क्योंकि अगर फेडरल है तो अपना जब वो वॉइस पुट इन करेंगे तो सेंटर को सुनना पड़ेगा। इमर्जेंस ऑफ न्यू लीडरशिप है। अभी जैसे कि यहाँ पे बिहार में अभी जन स्वराज एक पॉलिटिकल पार्टी हुई है तो प्रशांत किशोर जो है उसको हेड कर रहे हैं। तो लोकल लीडरशिप को भी जब रीजनल पॉलिटिकल पार्टी होती है तो लोकल लीडरशिप को भी मौका मिलता है। नेगेटिव आपको पता है कास्ट बेस्ड पोलराइजेशन होता है, करप्शन एंड गवर्नेंस होता है, फॉडर स्कैम है आपका, ठीक है? फैक्शनलिज्म एंड इंटरनल स्ट्रिप भी है, एंटी डिफेक्शन डिफेक्शन भी है। तो ये सारी चीज़ें होते रहती है, ठीक है? अपकमिंग असेंबली में क्या-क्या है, वही सेम चीज़ है कि आर्टिकुलेट करेंगे, डिमांड है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में। अभी देखो बीपीएससी का जो हुआ था जो तो उसके लिए काफ़ी बहुत सारे जैसे ये जन स्वराज के जो लीडर हैं आपका प्रशांत किशोर जी वहाँ पे बैठे थे, जो स्टूडेंट्स राइट के लिए फँसे थे। तो कहीं न कहीं जो लोकल डिमांड है उसे आर्टिकुलेट करते हैं। कास्ट बेस्ड ये भी होता है एम्प्लॉयमेंट इश्यू होता है एड्रेसिंग लॉ एंड ऑर्डर है। अभी देखिए जैसे क्या हुआ कि बीजेपी वर्कर की बेटी पे एसिड अटैक हुआ था कहीं आई थिंक नदन बिहार में ही हुआ था। तो उसको आरजेडी ने कहा था कि अरे कैसे वर्क कर रहा है गवर्नमेंट की मतलब उसके पार्टी वर्कर्स के ही पे ही अटैक हो रहा है। तो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? तो बेसिकली ये जो आपके पास डेटा है, इससे ज़्यादा बेटर है आप ज्योग्राफी मैं बार-बार कहती हूँ ज्योग्राफी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकली बिहार स्पेसिफिक जो है एंड ये सारी चीज़ें ना आपके आंसर्स को काफ़ी डाइवर्स बनाती है एंड बिहार स्पेसिफिक देती है। आपको अगर ये क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अपने नियर एंड डियर वन्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो कि बीपीएससी के लिए अ अपीयर कर रहा है। एक्चुअली ये आपके रिवीजन में भी हेल्प करेगा अगर आप ये 2 के स्पीड पे या 1.5 की स्पीड पे भी देख रहे हो, तो आपके कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये सेटल रहेगी, आपको एग्ज़ाम्पल्स याद रहेंगी, ठीक है? टिल देन टेक केयर, बाय बाय।